इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैट्राइसेस टॉपिक जो कि एनवीएस टीजीटी सिलेबस का पार्ट है। सो इसमें मैट्राइसेस में पहला टॉपिक है वेक्टर स्पेस का। सो वेक्टर स्पेस को समझने से पहले एटलीस्ट हम ग्रुप देन फील्ड ये सब का जो टॉपिक है, ये सब का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है उसको समझने के लिए यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट जी and binary operation star defined in G such that is a G and star called a group if this star satisfy the following assumes। मतलब क्या हुआ कि एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है कैपिटल जी, एंड एक बाइनरी स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। सो ये दोनों मिलके एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे जब कि ये फॉलो करेंगे ये एटलीस्ट 1 2 3 4 फोर जो रूल्स है या फोर जो पॉसिबिलिटीज है ये फॉलो करेंगे। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए उसको क्लोजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपने रैंडम दो एलिमेंट लिए जी से तो दोनों का अगर आप ऑपरेशन फाइंड आउट करो, लाइक ए एंड बी, ए स्टार बी फाइंड आउट करो तो वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर, राइट। सो अगर मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, देन एसोसिएटिविटी मींस तीन एलिमेंट्स को अगर आप लो जी में से और तीनों का सीक्वेंस चेंज करके अगर आप ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन यूज करो तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिवली। देन आइडेंटिटी, there exists an identity element E in G such that A star E or E star A should be equal to A for all A belong to G, and there exists an inverse A inverse such that A inverse equal or A inverse A should be equal to E means identity। तो ये अगर फोर प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करता है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, then that will be a group, right। इसमें कोई डाउट नहीं, आई होप ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टॉपिक देखो लिखा है हायरार्की ऑफ ग्रुप थ्योरी। अब और थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं दैट ग्रुप्स का जो हायरार्की, हायरार्की मींस व्हाट, ग्रुप से भी छोटे कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल सेमी ग्रुप, मोनोइड, राइट। सेमी ग्रुप मतलब क्या हुआ कि ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव फॉलो करे। क्लोजर तो सब में फॉलो होना ही चाहिए, नहीं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। सो मींस एसोसिएटिवली, एसोसिएटिव एंड क्लोजर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है देन सेमी ग्रुप। एंड देन सेमी ग्रुप में एक और प्रॉपर्टी अगर आपने ऐड कर दिया दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देन दैट विल बी मोनोइड। मोनोइड में अगर वो एक और अगर आपने प्रॉपर्टी ऐड कर दिया इनवर्स, देन दैट विल बी द ग्रुप, राइट। एंड उसमें अगर कम्यूटेटिव लॉ मींस सीक्वेंस चेंज करने पे अगर कोई मैटर मींस सेम आंसर आता है सो दैट विल बी अबेलियन ग्रुप, राइट। तो ये हायरार्की है मींस फ्रॉम यू कैन से सेमी ग्रुप टू क्यूमुलेटिव ग्रुप। सेमी ग्रुप देन ऐसे आप समझो हायरार्की इस टाइप का हो जाएगा, इसमें ऐसे ही समझो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, राइट। मींस फर्स्ट सेमी ग्रुप, देन मोनोइड, देन उसमें और कुछ फीचर्स ऐड किया तो ग्रुप, देन अबेलियन ग्रुप, राइट। सो दिस इज द हायरार्की। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव और अबेलियन ग्रुप, ये तो सॉरी ये तो हो गया। देन रिंग, द स्ट्रक्चर आर, सी वेरी इंपॉर्टेंट, आर प्लस एंड यू कैन से स्टार और मल्टीप्लाई मींस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट, एंड टू बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ये दोनों रिंग कब कहलाएंगे, जब ये फॉलो करेंगे फॉलोइंग एक्सियम्स। क्या क्या देखो, आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और आर स्टार और आर मल्टीप्लाई मींस जो सेकंड ऑपरेटर है
उसके साथ वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ये फॉलो करना चाहिए, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए स्टार और मल्टीप्लाई इनटू विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए और ए स्टार बी और ए इंटू बी इक्वल प्लस बी इंटू सी और बी स्टार सी। सो अगर ये फॉलो करता है तो देन दैट विल बी रिंग, राइट। सो अब रिंग में भी अगर और ऐड कर दो, रिंग इज सेट टू बी फील्ड, अगर उसमें इन सब में फीचर्स क्या ऐड किया जाए, क्यूमुलेटिव एंड यूनिटी एंड इनवर्सिबिलिटी, यू कैन से। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, यूनिटी, क्यूमुलेटिविटी, अगर ये तीनों ऐड कर दिया जाए देन रिंग विल बी चेंज इनटू फील्ड, राइट। तो रिंग किस में चेंज हो जाता है, फील्ड में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द मेन और यू कैन से द coming to the main topic, vector space. If a function between a vector space v and f means क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस v और f के बीच में कोई ऑपरेटर ऐसा यूज करो कि उन दोनों का मींस ऑपरेशन करने के बाद वो अगेन v में जाए, तो ऐसे केस में फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए। लाइक v प्लस इज एन abelian ग्रुप, v प्लस मीन्स जो वेक्टर स्पेस है वो प्लस के साथ abelian ग्रुप बनाना चाहिए, राइट। देन इफ फॉर ऑल अल्फा एंड अल्फा बिलोंग टू f एंड x बिलोंग टू v, मतलब अल्फा फील्ड से बिलोंग करे और x मीन्स अल्फा एक स्केलर है एंड x इज अ वेक्टर, देन अल्फा x शुड बी ऑल्सो अ वेक्टर, और यू कैन से अल्फा x शुड ऑल्सो बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। तो ये होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। देन अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग टू वी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू एफ एंड एक्स बिलोंग टू वी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या फॉलो करना चाहिए, अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा मींस अल्फा को बाहर निकाल के आप बीटा एक्स भी लिख सकते हो, मींस चेंज कर सकते हो डिवीजन सॉरी एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, एंड देयर शुड बी स्केलर unity 1 should belong to field such that 1 in dot x equal to x, where x is belong to v and 1 belong to f। क्लियर हो गया ये। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अगर इसी वेक्टर स्पेस में डायमेंशन, पर्टिकुलर डायमेंशन लिया जाए, सो एंड सी यहाँ पे देखो लिखा है R, R2, R3 एंड Rn, दीज आर द कलेक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। मतलब क्या कि अगर आपने कॉलम वेक्टर्स लिया, जैसे कॉलम मैट्राइसिस होता है ना, जिसमें एक ही कॉलम होता है, तो उस टाइप अगर आपने वेक्टर्स लिया एंड उसमें डायमेंशंस लाइक अगर 2 डायमेंशन के लिया तो R2 हो जाएगा, 3 डायमेंशन के लिया तो R3 हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल R5 कंटेन्स ऑल कॉलम वेक्टर्स alpha a vectors with 5 components called 5 dimensional space। मतलब क्या कि R5 अगर है तो उसमें 5 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर्स होंगे, R2 है तो उसमें यूजुअली एक्स वाई प्लेन के वेक्टर्स होंगे, राइट। अभी मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन किया एग्जांपल से, आर एन में कितने देखो हैं 1 2 3 4 ऐसे n डायमेंशंस हैं, कॉलम वेक्टर है, राइट। सो ऐसे ही 2 रहेंगे तो 2 डायमेंशन, 3 रहेंगे तो 3 डायमेंशन। उसमें एक टॉपिक इन्होंने लिया है, देखो सब स्पेस क्या होता है। सो लेट V बी द वेक्टर स्पेस W विच इज सबसेट ऑफ V। सबसेट रहना चाहिए और खुद में ही वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अगर एक वेक्टर स्पेस का सबसेट लेते हैं और वो खुद का एक वेक्टर स्पेस है, सो दैट इज कॉल्ड सब स्पेस।
एंड वो मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए स्केलर के साथ उसका, लाइक अगर स्केलर के साथ उसका मल्टीप्लाई करें तो भी वो उसके एलिमेंट उसी में जाना चाहिए. सो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड सब स्पेस. ओके. सो ए, यहाँ पे देखो कॉलम वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं. समथिंग कोई वेरिएबल लिया हमने और उसके ऊपर एरो ऐसे डिनोट किया, सो दैट इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर. इफ एनी टू कॉलम वेक्टर आर इक्वल, देन उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. ए आई मीन्स जो फर्स्ट वेक्टर है उसके एलिमेंट्स, और बी आई मीन्स सेकेंड वेक्टर उसके एलिमेंट, तो एलिमेंट भी आपस में उसके इक्वल होंगे. अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है, इंडिविजुअल उसके एलिमेंट्स को ऐसे ऐड करेंगे. अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर देखो. यस, मैंने एग्जांपल देखो लिया है R3 का, R2, R4 का. राइट, देखो यहाँ पे R3 है 1 2 3 डायमेंशनल है कॉलम वेक्टर्स. 4 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया, ये आई थिंक 4 होना चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पर ऐसे डायमेंशंस के R1 R2 R3 के वेक्टर्स लिए जाते हैं. एंड अल्फा ए, कोई अगर वेक्टर मींस कोई स्केलर है, उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मींस हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल 2 × 1 2 3 एक वेक्टर है, तो ऐसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 2 4 6. राइट, तो मींस इंडिविजुअली सब में मल्टीप्लाई होगा. कोई भी अगर वेक्टर है उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो. ओके. नेक्स्ट, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट बेसिस. A linearly independent is an index set of vector. मतलब क्या हुआ कि कुछ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स अगर हमने लिया, जिसका अगर हमने मींस अ लिनियरली इंडिपेंडेंट इंडेक्स सेट, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ मींस ऐसा एलिमेंट ऑफ, एक सेट ऑफ एलिमेंट लिया जिसमें आपको अगर ये कॉम्बिनेशन बनाया जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए, C1 V1 + C2 V2 डॉट 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 CN VN, तो ऐसे केस में ओनली वन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है जिसमें C1 C2 सब के सब जीरो हो. मतलब क्या हुआ देखो, ओवरऑल मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें कि अगर ये कॉम्बिनेशन जीरो है, तो ऐसे केस में ये एलिमेंट्स भी जीरो होना चाहिए सब के सब. मींस आपस में ये डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए. तो ऐसे केस में क्या कहलाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट. राइट. अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे P1 एक है 2, P2 है 2T, एंड देन P3 है 8 - 2T. तो ऐसे केस में अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो P3 = 4P1 - P2. तो क्या हुआ, मतलब P3 P1 P2 आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो ऐसे केस में दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट. ओके. तो मीन्स अगर एक दूसरे से डिपेंडेंट है तो ऐसे केस में वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. लेट H बी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर V, देन एक हमने सेट ऐसा लिया B1 टू, सपोज करो BN और BP इन V, देन V इज अ बेसिस फॉर H. तो V क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा H के लिए इफ B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. राइट, B is linearly independent and H is equal to span of B1 B2 डॉट डॉट डॉट. स्पैन मतलब क्या, उसी इसी से आप जो है जितने भी एलिमेंट्स है V के वो बना सकते हो. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया स्टैंडर्ड बेसिस का. फॉर एग्जांपल अगर आप R3 मींस 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में देखो, सो E1 E2 E3 आर स्टैंडर्ड बेसिस. व्हाट इज मीन बाय E1 E2? E1 means 1 0 0, E2 means 0 1 0, E3 means 0 0 1, and 1 T T square T4 standard basis for polynomial of dimensional 5. So ऐसे केस में देखो 1 क्या मीनिंग हुआ, 1 4 टाइम 0,
देन 0 1 3 टाइम्स 0 मीन्स इस तरीके से स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट करते हैं। ओवरऑल इसका मीनिंग क्या हुआ कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट वी कैन फॉर्म any three-dimensional vector space with the E1, E2, E3 and five-dimensional polynomial vector space with 1 t, t square, t cube and t4, right? So for example, अगर हमको चेक करना हो that 1 0 minus 3 3 1 minus 4 minus 2 minus 1 1 is a basis of three-dimensional vector space. सो ओवरऑल हमको अगर इसको चेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो वेक्टर है, सॉरी इससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स है, इसको आप 3 by 3 का मैट्रिक्स फॉर्म करिए एंड चेक करिए कि इसमें कोई एक ऐसा रो आता है क्या जो सबके सब जीरो आ जाए, या दो रो सेम आ जाए। अगर ऐसा आ गया सो दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या, वो आपस में डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 0 आ गए हैं। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके देखोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो लास्ट में देखो 3 0 आ गए। ऐसे केस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होके, ओके, मतलब आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। ओके, आगे रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह और प्रैक्टिस होगा जब हम इनवर्स वगैरह कराएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सब स्पेस ऑफ R2 एंड R3 मींस सेकेंड डायमेंशन थ्री 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो सब स्पेस होते हैं। सो बेसिकली ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास हो तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं R2 के। और ऐसा ही ऑल द लाइंस ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, उस प्लेन में जितने भी लाइंस होंगे वो क्या होंगे, सब स्पेस होंगे R3 के। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आर सब स्पेस ऑफ R2 एंड ऑल द लाइंस passing through the sorry हाँ, all the lines on the plane passing through the origin are the subspace of R3, right? इसमें देखो मैंने लिख दिया है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल इसमें एक पॉइंट आया 1 1, लेट्स से, तो ये 1 1 क्या हो गया, R2 का सबस्पेस हो गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो बेसिकली पॉइंट में देखते हैं पहले। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, ट्रांसलेशन का मतलब हुआ जस्ट उसको सम यूनिट डिस्प्लेस करना। जैसे मान लो लेफ्ट 3 यूनिट, जैसे कोई पॉइंट है एक्स वाई, अगर उसको 3 यूनिट लेफ्ट करना है, क्या मतलब हुआ, एक्स में जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसमें आप 3 माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 - 1 एक पॉइंट है तो 8 में 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 - 1। तो आपने ट्रांसलेट कर दिया उसको लेफ्ट साइड, 3 यूनिट ट्रांसलेशन हुआ। राइट साइड में वही प्लस कर देंगे, राइट, 8 में 11 हो गया। देखो अप साइड में देखो y में जो है प्लस कर देंगे, अप के लिए देखो y में हमने प्लस किया है 3, एंड माइनस के लिए देखो y में माइनस कर दिया 3। तो ये बहुत ही इजी है। मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है विथ सम कांस्टेंट और यू कैन से गिवन यूनिट। सो लेफ्ट के लिए आपको x में से माइनस करना है, राइट के लिए x में प्लस करना है, राइट, एंड फॉर upward direction you have to add in y, and for downward subtract in y. Next, reflection. Reflection का मतलब हुआ कि mirror image you can say. So if xy is there, so a mirror image of xy will be x minus y. ये ध्यान रखना। y एक्सिस के अक्रॉस अगर आप मिरर इमेज फाइंड आउट करो तो यहाँ पे एक्स वाई का हो जाएगा माइनस एक्स वाई। मतलब जैसे वहां पे x माइनस वाई था, यहाँ पे y माइनस एक्स वाई हो जाएगा। सपोज करो एक लाइन है, ऐसा लाइन जो होता है y = x, उसके अगर अराउंड अगर आपको फाइंड आउट करना है
तो ये हो जाएगा एक्स वाई का वाई एक्स, जस्ट चेंज कर देंगे उसके जो वैल्यूज है, y को x को y। बट अक्रॉस y इक्वल टू माइनस एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा y माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, रोटेशन में क्लॉक वाइज अगर आप देखो 90 डिग्री क्लॉक वाइज अगर आप रोटेट करो, सो एक्स वाई का हो जाएगा y माइनस एक्स। एंटी क्लॉक वाइज अगर करो 90 डिग्री, सो दैट विल बी माइनस एक्स वाई, एंड 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। ये आपको थोड़ा सा ये सब लर्न करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायलेशन। डायलेशन मीन्स वेरी इजी, डायलेशन मीन्स स्केलिंग। मतलब क्या हुआ कि आपको किसी गिवन मैट्रिक्स का और गिवन पॉइंट को जस्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो 1 1 है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 2। सो बेसिकली ये मैट्राइसिस में भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है 1 0 सॉरी 0 0 1 0 1 1 0 1, टू फैक्टर से अगर उसका डायलेशन हुआ तो जहां जहां 1 है उससे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और यू कैन से अगर मान लीजिए के फैक्टर से डायलेशन हुआ तो उसके डायगोनल में के से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली आप ये समझो कि जो मैट्रिक्स का डायलेशन होता है उसके डायगोनल में जिससे भी आपको जिस फैक्टर से आपको डायलेशन करना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका अगर 8 फैक्टर से डायलेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से, राइट। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए सिर्फ 1 से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। डायलेशन का मतलब हुआ कि आपको उसको स्केलिंग करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, अगर किसी मैट्रिक्स को रोटेट करना हो तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जिसे मान लो कि 1 0 है एक पॉइंट, 1 0 को थीटा से रोटेट करना हो तो यहाँ पर देखो थीटा से रोटेट अगर हमने किया तो ये जो डिस्टेंस है 1 यहाँ पे चला गया, ये भी तो 1 ही होगा ना। ये देखो यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ, ये डिस्टेंस भी 1 होगा, राइट, ये डिस्टेंस भी 1 होगा। बट ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, दिस डिस्टेंस विल बी कॉस थीटा, राइट। दिस डिस्टेंस विल बी कॉस थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, कॉस थीटा एंड दिस डिस्टेंस विल बी साइन थीटा। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है तो बेस इसका, ये देखो यहाँ पर ये है बेस, सो कॉस थीटा विल बी दिस एंड साइन थीटा विल बी, बट ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसलिए माइनस साइन थीटा। सो कोऑर्डिनेट में देखो एक्स में आ जाएगा माइनस साइन थीटा, वाई में आ जाएगा कॉस थीटा। सो बेसिकली अगर ट्रांसलेशन देखो, रोटेशन देखो, अगर थीटा हमने रोटेट किया तो 1 0 का हो जा रहा है, 1 0 का ट्रांसलेशन क्या हो जा रहा है, रोटेशन 1 0 का हो जा रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, और 0 1 का माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। सो अगर आप इसको मैट्रिक्स में फिलअप करो तो किसी भी अगर मैट्रिक्स में ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ, एनी रैंडम मैट्रिक्स का अगर हम आपको रोटेशन फाइंड आउट करना हो थीटा एंगल से तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा। बट ये 2/2 के लिए है, राइट, ये 2/2 के लिए अप्लाई होगा, नॉट फॉर 3/3। ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो अगेन ये भी 2/2 का ही है। सो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर उसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1 0 0 -1। देन रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस अगर फाइंड आउट करना है तो -1 0 0 -1। एंड रिफ्लेक्शन ओवर एक्स वाई प्लेन फाइंड आउट करना है तो 0 1 1 0। तो बेसिकली क्या इसमें देखो रिलेशन है, पहले जो 1 0 है 0 -1 तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड है, राइट। तो चेंज क्या हुआ है देखो, जस्ट इंटरचेंज हो गया है, -1 ऊपर हो गया और 1 नीचे, राइट।
ये हो जाएगा y एक्सिस के अराउंड। एंड इसमें अगर आप दोनों प्लस यूज कर दो, 0 1 1 0 0 1 1 0, राइट, चेंज भी हुआ है। सो एक्स वाई प्लेन का अराउंड 0 1 1 0 मीन्स ये पहले 1 0 था, इसमें 0 1 है, इसमें 0 1 है, इसमें 1 0। तो एक्चुअल में लर्न करने के लिए बेसिक है कि आप क्या करो कि जो बेसिक फंडा है 0 1 0 0 1, तो ऐसे समझो कि x में सेकंड वाले में माइनस लगता है, y में फर्स्ट वाले में माइनस लगता है, बट दोनों का फॉर्मेट सेम है। एंड एक्स वाई में फॉर्मेट ही चेंज कर देना है और दोनों पॉजिटिव हो, इसमें 0 1 1 0। मतलब का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, उसका जस्ट रिवर्स कर देना है, तो वो हो जाएगा एक्स वाई के अराउंड। नेक्स्ट टॉपिक है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मतलब क्या, हमने मान लिया कि एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो ऐसे केस में ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स और ए माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस इक्वेशन। देन अगर आपने इसमें ऐसा फॉर्मेशन बनाया ए माइनस लेमडा आई, राइट, सो ये हो जाएगा, हर एक इसके डायगोनल में लेमडा से माइनस कर देंगे। एंड मान लीजिए ये जो इक्वेशन है ये एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या आती है, आइजन वैल्यू लेमडा। तो ऐसे केस में जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होती है लेमडा की, उसको बोलते हैं आइजन वैल्यूज। अभी पता है कि बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल मैट्रिक्स है 1 2 3 1, राइट। अब इसमें हमने फॉर्मूला देखो वही अप्लाई किया है, ए माइनस लेमडा आई। सो अब लेमडा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ के इसके डायगोनल में 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये जो टर्म्स है विदाउट जीरो वाला टर्म, ये क्या कराया जाएगा, देखो इसमें जीरो नहीं लिखे, इसको सिर्फ सॉल्व कर लिया, जीरो नहीं लिखा इक्वल टू, तो इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। बट अगर इसके इक्वल टू जीरो कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एंड इसमें जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आइजन वैल्यूज, एंड इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो जाएगा आइजन वेक्टर्स, राइट। ये देखो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया मैंने। तो ओवरऑल ये जो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 का ये जो इक्वेशन आया है, मेन इसी से जो टॉपिक्स आते हैं वही सब आते हैं। मीन्स अगर हमने विदाउट जीरो का अगर इक्वेशन लिया, सो दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। विथ जीरो लिया, देन दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। And the value of lambda in this equation is eigenvalues, and the value of x is eigenvectors. एक और सॉल्व करते हैं आइजन वेक्टर के लिए। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है मैंने। सपोज करो मैंने यहाँ पे सॉल्व ये इस इक्वेशन को सॉल्व ही कर दिया। सो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, देखो 1 and 5। सो दिस इज नथिंग बट आइजन वैल्यू, है ना। मीन्स ये तो इतना तो आपको इतना तो कर ही सकते हो, है ना, कि ये इक्वेशन आया स्क्वायर मींस एक मैट्रिक्स है 4 1 3 2, उसमें लेमडा से माइनस किया। सो ट्रिक उसका क्या है कि आप इस फॉर्मूले में चेंज कर दो, लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लेमडा माइनस प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। वैल्यू रख के यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लेमडा की वैल्यू सॉल्व कर लो। मेन यहाँ पे है कि आइजन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये जो मैट्रिक्स है 3 1, ये एक्चुअल में, हाँ, मतलब माइनस करने के बाद लेमडा इक्वल टू 1 रखे है ना, तो माइनस करने के बाद देखो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 1 3 एंड 2 माइनस 1 1। तो ये मैट्रिक्स इनटू दिस x1 x2 वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसे केस में हमको सॉल्व करना रहता है कि ये x1 x2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो जैसे ही हमने ये ट्रांसलेशन यूज किया, ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक एक्चुअल में दोनों सेम थे ना यहाँ पे रो, तो एक तो 0 आना ही है। तो एक्चुअल में ऐसे केस में आप देखो, तो जैसे ही आपने ये 0 0 लाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो 3x1, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 3x1 प्लस x2 1x2 मतलब x2,
3x1 plus x2 इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहाँ पर एक सॉल्यूशन आएगा x1 इक्वल टू रैंडम k एंड x2 इक्वल टू -3k, है ना। x2 इक्वल टू ऐसे आ जाएगा ना -3x1। अगर आपने इसको k सपोज किया है तो x1 कितना आ जाएगा, x1 को k सपोज किया तो x2 आ जाएगा -3k। सो वेक्टर कितना हो जाएगा, k को बाहर निकाला, 1 3 इज द आइजन वेक्टर। सो ऐसे फाइंड आउट करते हैं आइजन वेक्टर को। कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको बस एग्जाम के लिए आप समझ के रखो। प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स। आइजन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइजन वैल्यूज होते हैं ऑलवेज रियल होते हैं, और स्क्यू हर्मिशियन के क्या होते हैं, या तो जीरो होते हैं या तो प्योरली इमेजिनरी। अब आपको पता ही होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। देन आइजन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, जिसका अगर उसी के ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई किया जाए, कोई मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसफॉर्म उसी के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो है यूनिट होता है हमेशा आइजन वैल्यूज। आइडोपोटेंट का ऑलवेज 0 या तो 1 होता है। आइडोपोटेंट मतलब उसका स्क्वायर उसी के ओरिजिनल के बराबर होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स ए ए स्टार इक्वल टू आई, मीन्स ए ए, यू कैन से कोई उसका स्क्यू सिमेट्रिक निकाला आपने तो मल्टीप्लाई करने पे आई आना चाहिए, सो इट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, राइट। तो उसका भी यूनिट आता है मॉडुलस यूनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका भी आइजन वैल्यूज यूनिट आता है। आइजन वैल्यूज ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज +1 और -1, राइट। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यूज है वो या तो +1 आता है या तो -1 आता है, ओके, राइट। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मींस ए स्क्वायर इक्वल टू आई आता है इसमें, राइट। उसका स्क्वायर करो तो आई के इक्वल आता है। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन उसके आइजन वैल्यूज भी सेम होंगे। सिंपल समझ लो, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज भी सेम होते हैं। नेक्स्ट है अगर मान लीजिए कि अगर लेमडा आइजन वैल्यूज है ए का, तो ए इनवर्स का आइजन वैल्यूज क्या होगा, लेमडा इनवर्स। और मान लीजिए लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा एन आर आइजन वैल्यूज ऑफ अ सेम मैट्रिक्स ए, then eigen values of A inverse will be 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2 dot 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 1 upon lambda n, जबकि डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, राइट। आइजन वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A अपॉन lambda, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड द मैट्रिक्स A and its transpose have same characteristics root, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका ये है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n आर आइजन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आइजन वैल्यूज ऑफ के ए, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आइजन वैल्यूज क्या हो जाएगा, के लेमडा 1 के लेमडा 2 के लेमडा 3, राइट। स्क्वायर का भी सेम होता है, स्क्वायर हो जाता है। क्यूब का भी क्या होता है, सेम होता है, क्यूब हो जाता है, राइट। तो ये एक बेसिक उसके प्रॉपर्टीज है। एक थ्योरम में यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि मान लीजिए जो आइजन वैल्यूज होती हैं, अगर उसका सम निकालो, किसी भी मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज का सम फाइंड आउट करो, तो उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड अगर मान लीजिए कोई एक्चुअली सॉरी मींस मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके डिटरमिनेंट के बराबर आता है, माय मिस्टेक। एंड सम किया जाए तो उसके ट्रेस, ट्रेस मतलब क्या, उसके डायगोनल के सम के इक्वल आता है। मींस क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये डायगोनल है एक्स वाई जेड, तो ये प्लस किया जाए तो इसके समेशन के बराबर आएगा इसके आइजन वैल्यूज के। अगर इसके आइजन वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आता है। ये थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है।
नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म अप टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। सो ये बहुत ही इजी है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बाकी सब जीरो हो, सिर्फ डायगोनल में ही नंबर होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल शुड बी जीरो। तो मान लीजिए हमको इसको कन्वर्ट करना है डायगोनल मैट्रिक्स में, जो कि एक रैंडम हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया 1 2 3 2 1 3 एंड 3 2 1। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप अप्लाई कर दो R2 goes to R2 minus 2R1 and R3 goes to R3 minus 3R1, so you will get this। so basically हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सब जो है यहाँ पर देखो, ये सिर्फ डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाने चाहिए, राइट। तो उसी को हम जीरो बनाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते करते यहाँ पर देखो हमने लाया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, 12th में पढ़ा है आपने। सो ट्रांसफॉर्मेशन करके हम देखो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बचा हुआ, लाइक यहाँ पे बाकी एलिमेंट सब जीरो है, डायगोनल में ही नंबर है। तो हमने विथ रिडक्शन डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया या फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो ये देखो R2 गोज टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। तो देखो R2 को देखो, जिसे मान लो यहाँ पे लिखा है R2 गोज टू, क्या मतलब हुआ कि चेंज सिर्फ R2 होना है। फिर लिखा है R3 गोज टू, तो मीन्स चेंज किसको होना है, R3 को। मतलब क्या, इसमें R2 R3 चेंज होने वाला है, R1 एज इट इज रहेगा। देखो R1 एज इट इज लिखा गया है, इसमें R1 एज इट इज है, देन R2 R3 को चेंज किया गया। तो देखो कैसे किया चेंज हमने, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, R1 में, तो ये हो जाएगा 2 4 और ये 6। अब ये 2 4 6 को सेकंड वाले में से माइनस करो, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 3 माइनस 6 माइनस 3, राइट, है ना। ऐसे देखो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 4 6। फर्स्ट रो ऐसे हो जाएगा, सेकंड रो तो पहले से ही था 2 1 3। अब माइनस करो दोनों के बीच में, है ना, 2 माइनस 2 0, मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। ऐसे देखो 2 माइनस 2 1 माइनस 4 3 माइनस 6, राइट। तो कितना हो जाएगा 3 0 माइनस 3 माइनस 3, राइट। इस तरीके से सेकंड जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, R3 गोज टू, मतलब R3 को चेंज करना है। सो R3 में से 3R1 माइनस किया, राइट। तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पर देखो। देन R2 R3 को इंटरचेंज किया। क्यों इंटरचेंज किया, बिकॉज इसमें हमको बीच में सेकेंड R2 में, मतलब R2 में ही मिड में चाहिए, तो हम यहाँ पे R3 मिड में आ गया था, इसलिए हमने चेंज कर दिया, ये इंटरचेंज किया था। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लो, और इसको बोलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू विल गेट डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख के रखा है और सॉल्व भी किया है, और ये 12th का टॉपिक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देन कंप्यूटिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ये 12th का टॉपिक है। यहाँ पर देखो दैट वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू आई। सो मान लीजिए कोई रैंडम मैंने यहाँ पे एलिमेंट खुद से लिया है, तो दिस इज द ए। सो ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब हमारा लॉजिक क्या है कि सेम ट्रांसफॉर्मेशन ए में और ये आई में यूज करते जाएंगे, सो दैट ये जो ए है वो किस में चेंज हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए जो जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा वो हम करते जाएंगे, बट सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम आई में भी अप्लाई करते जाएंगे। मींस ये जो राइट हैंड साइड में है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी यूज करते जाएंगे। तो जो फाइनल हमको एलिमेंट मिलेगा, जो फाइनल हमारा मैट्रिक्स मिलेगा, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, इनवर्स मैट्रिक्स, राइट। आप इसको एक बार देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है। तो ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, 12th का टॉपिक है। सो इसको ट्रांसफॉर्मेशन को इजिली देखो, और मैंने एक वीडियो भी देखो बनाया है,
अगर आपको किसी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, एक्चुअल में कोई भी रैंडम मैट्रिक्स का आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। उसके लिए मैं एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो शॉर्ट ट्रिक है मैं उसका वीडियो अटैच कर दूंगा, उसका लिंक। बहुत ही ईजी है, कोई भी मैट्रिक्स को आप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हो विद दैट ट्रिक, और एक्चुअली मैंने उसी ट्रिक से इसको सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर व्हेन, बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो डिटर्मिनेंट है उस ऑर्डर में जीरो नहीं आना चाहिए। बेसिकली देखो, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, बट 2 by 2 के मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिंपल। अगर 2 by 2 में भी जीरो आता तो 1 हो जाता। समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। मतलब क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो, अगर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जिसका जो डिटरमिनेंट से जीरो नहीं आना चाहिए, राइट, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि 2 से ऊपर का जो है उसमें तो जीरो आ जा रहा है, राइट। सो solutions of a system of linear equations using matrices। सो इसका बेसिक देखो आइडिया ये है कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2x+3y इक्वल टू 6, मैंने एक रैंडम इक्वेशन लिया है, दो इक्वेशन, 4x-2y इक्वल टू 5। सो बेसिकली इसमें हमारा जो लॉजिक ये होता है कि जो इसके कोएफिशिएंट है उससे आप एक मैट्रिक्स बना लो, ax a एक्चुअली, एंड इसके जो वेरिएबल है एक्स वाई उसका उसे कॉलम मैट्रिक्स बनाओ जिसको कैपिटल एक्स, एंड देन राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट है उससे वो बी। सो ए एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशन है मेन। सो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ ए एक्स इक्वल टू बी, देन अगर बोथ साइड अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से, सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो ए इन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, सो आप जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए इनवर्स की वैल्यू। तो जैसे ही ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, तो ए इनवर्स से किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी में, राइट। ए इनवर्स से किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बी में। देखो ए इनवर्स यहाँ पे आ गया, -1 3/4, 1 -1/2, इसका मल्टीप्लाई बी में कर दिया, देखो यहाँ पे। सो एक्स की वैल्यू आ गई। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई है? -9/4, 7/2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप सॉल्व करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई होप बहुत ही ईजी है ये। ओके।